मेरे साथ ही सबसे पहले यहाँ पर हम क्लास 12th यानी कि जो आपका ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। तो मेरे साथ ही यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। मेरे साथियों ये जो है क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है। मेरे साथियों यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखा गया है। मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। अगर इसको पढ़ूंगा तो ये वीडियो जो है और लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी सदल मिश्र, ठीक है ना। आप इसको याद रखिएगा कि नासिकेतोपाख्यान ये जो रचना है ये सदल मिश्र जी की रचना है, ठीक है साथियों। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है, ठीक है ना। सबसे पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयोगिता स्वयंवर कौन सी विधा है। तो आप याद रखिएगा कि संयोगिता स्वयंवर नाटक विधा की रचना है, ठीक है साथियों। यहाँ पर उसी प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जो है सही है वो आपको बताना है। अगर दोस्तों आपको इसका उत्तर पता है तो आप या फिर कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप एक बार खुद से बोल दीजिए कि हाँ इसका उत्तर ये हो जाएगा। और जब बाद में जब मैं टिक करूँगा तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे ये पता है, और नहीं पता है तो आपको तैयार कर लेना है। तो मेरे साथी जो संयोगिता स्वयंवर नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक जो हैं वो हैं श्रीनिवास दास, ठीक है साथियों। और दोस्तों मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो जो ट्रिक के माध्यम से बनेंगे उनको मैं आपको उनकी रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से भी कराने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर मेरे साथी तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, ठीक है साथियों। एक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था कवि वचन सुधा। तो यहाँ पर जो कवि वचन सुधा है इसके संपादक यानी इसका संपादन कौन करते थे ये आपको यहाँ पर बताना है। बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और 2 ऑप्शन और लिखे हैं दोस्तों, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है मेरे साथियों। जो कवि वचन सुधा ये इसके संपादन कौन थे, तो इसका संपादन जो करता थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार लगभग 4 या 5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के कवि थे, यानी कि जो सरदार पूर्ण सिंह जी थे वो किस युग के कवि थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, छायावाद के, प्रगतिवाद के, या फिर द्विवेदी युग के कवि थे, ठीक है मेरे साथियों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप याद कर लीजिएगा पूर्ण का मतलब क्या होता है मेरे साथी, तो पूर्ण का मतलब होता है पूरा, ठीक, पूर्ण का मतलब पूरा हो जाएगा। और आपको क्या करना है, पूरा वेद आपको याद करना है। जो चारों वेद है ना, चारों वेद यानी कि पूरा वेद, तो आपको पूर्ण वेद क्या करना है, याद करना है। बस साथियों यही हो गया ट्रिक। इसमें दोस्तों होता क्या है, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं ना, अगर आप इसको कभी सपने में पढ़े होंगे, ठीक है ना, अगर आपने एक बार इसको देख लिया होगा ना, तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पर जब 4 ऑप्शन देखेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो आप याद रखिएगा कि पूर्ण सिंह यानी कि पूरा, और पूरा क्या करना है, वेद आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी एकांकी के जनक कौन थे, ठीक है ना। जो हिंदी एकांकी एक विधा थी इसके जनक कौन हैं, तो मेरे साथियों यहाँ पर अब मैं आपको 4 ऑप्शन लिख के नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, मैं आपको एक ही बताऊँगा जो दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखूँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब 4 ऑप्शन आप देखते हैं तो आपको थोड़ा समस्या होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट उत्तर है, तो आपके ये जहन में बैठ जाएगा कि हाँ जो क्वेश्चन है उसका एक ही उत्तर है। जब आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं तो आपको थोड़ा याद जो करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसीलिए यहाँ पर मैं जो है एक ही ऑप्शन को लिखूँगा जो राइट है, ठीक है मेरे साथियों। तो हिंदी एकांकी के जनक जो हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है। हिंदी एकांकी के जनक कौन हैं, तो हिंदी एकांकी के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो मेरे साथी चलिए अब हम जो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अब हम बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वासुदेव शरण की रचना है,
यानी कि 4 ऑप्शन इसमें दिया था दोस्तों, और उसमें पूछा गया था कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी की कौन सी रचना है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन केवल लिख दिया है। तो इनकी जो रचना है दोस्तों वो है वागधारा। ठीक है मेरे साथी, ये अब लास्ट में भी आएगा जब हम इनके साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर उनकी रचनाओं को मैंने इसको लिखा है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि वागधारा जो है ना, इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। मेरे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप एक बार दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे साथी, आपका जो है ना बहुत कुछ दोस्तों क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो फिर भी दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा नंबर हिंदी में आ जाएगा। ठीक, 80 से 90 के बीच में। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपका 80 से 90 के बीच में आ जाएगा, केवल इतना कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत दोस्तों पढ़ा है, तो आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा और आपका तैयार भी हो जाएगा। ठीक है ना। और दोस्तों अगर आप पूरा तैयार कर लेते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है और थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, तो आपका दोस्तों 95 नंबर तो कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है और अब भी बताऊंगा कि मेरे हिंदी में मेरे साथ ही 98 नंबर आए थे। ठीक है ना, 98 नंबर मेरे हिंदी में आए हुए थे दोस्तों। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आवारा मसीहा जीवनी किसकी है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। वैसे तो आपसे यही पूछेगा डायरेक्ट, लेकिन आप ये भी याद कर लीजिए कि आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, और आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है साथियों, तो आवारा मसीहा एक जीवनी है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अपनी खबर जो है किस विधा की रचना है। तो अपनी खबर जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है साथी, और यहाँ पर आपको ये भी याद कर लेना है कि अपनी खबर के लेखक कौन हैं, तो पांडे बेचन शर्मा। अब दोस्तों इसको याद करने का मैं आपको थोड़ा सा जरिया बता दूं कि अपनी खबर, अब आप अगर अपनी खबर लिखेंगे तो क्या है, आत्मकथा है। आत्म मतलब क्या होता है, स्वयं का, कथा मतलब कथा। जब आप अपने बारे में लिखेंगे, अपनी कथा लिखेंगे, तो उसी को बोलते हैं आत्मकथा। और यहाँ पर क्या है, आत्म यानी कि अपनी, खबर यानी कि अपने बारे में ये खबर है। तो जब अपने बारे में कोई चीज़ होती है तो उसे ऑटोबायोग्राफी बोल देते हैं, यानी कि आत्मकथा कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ कि जो आप जो इसको समझ गए होंगे। ठीक है ना, कि किस प्रकार से इसको याद करना है। इसका भी बता दूं मेरे साथी, आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो आवारा मतलब क्या होता है, जो इधर उधर घूमता है वही क्या है, आवारा। तो जो बच्चे होते हैं ना, जो आवारा लोग होते हैं वो प्रभा मतलब क्या होता है, जैसे कि सुबह होता है, जैसे प्रभात होता है, वो तुरंत क्या होते हैं, आवारों की तरह घूमने चले जाते हैं। और जो घूमते हैं उन्हीं को हम आवारा कहते हैं। आप इस प्रकार से थोड़ा याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जब आप इतना इस प्रकार से कर लेंगे ना, तो एग्ज़ाम में जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो आप तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा और आप उसको तुरंत टिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की एकता, कल्पलता एवं पृथ्वीपुत्र किसकी रचना है। दोस्तों ये अभी एक बार फिर से आएगा, क्योंकि जब हम इनकी साहित्यिक परिचय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको रचनाओं को याद करना है। तो चाहे आप यहाँ पर याद कीजिए, चाहे वहाँ पर याद कीजिए, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो रचनाएं हैं ना, ये वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था वागधारा, तो वागधारा किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर भी लिख लीजिए वागधारा, एक क्वेश्चन वो खत्म हो जाएगा। तो भारत की एकता, ठीक है, और कल्पलता, पृथ्वीपुत्र दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वागधारा, ये सब रचनाएं जो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल की हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, भारत की एकता, कल्पलता, वागधारा, पृथ्वीपुत्र, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में इसी प्रकार से था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो उसमें ऑप्शन में ये भी था बाणभट्ट की आत्मकथा, तो मैंने केवल उत्तर का ऑप्शन उठा लिया है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो क्या है, एक प्रकार का उपन्यास है। इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, और बाणभट्ट की आत्मकथा, अगर ये अब बाणभट्ट स्वयं लिखता तो आत्मकथा विधा हो जाती, लेकिन इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, इसलिए इन्होंने उपन्यास इसको बना दिया है।
अब दोस्तों हम इसको याद करने का एक ट्रिक जान लेते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, यानी कि दोस्तों आप इस प्रकार से याद कर लीजिए कि जो बाण भट्ट था ना, उसकी हजारों कथाएं हैं। ठीक, बाण भट्ट की आत्मकथा यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा कितना है, हजारों है। कितना है, हजारों है। तो हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी और किसकी, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इस प्रकार से आप थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा। आप एग्जाम में ऑप्शन को देखेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुटज, विचार प्रवाह। तो विचार प्रवाह आप कैसे याद करेंगे, तो आपके माइंड में जो है विचार हजारों उठते हैं। आप सभी को पता होगा कि आपके माइंड में हजारों विचार उठते हैं। और कुटज भी आप इस प्रकार से याद रख दीजिएगा। ठीक, कुटज और विचार। ठीक, कुटज विचार। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कैसे याद करेंगे। बाणभट्ट की जो कथा है वो हजारों में है, विचार हजारों होते हैं आपके मन में, और कुटज ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप इतना केवल कर लेते हैं ना, ठीक है ना, तो आप एग्ज़ाम में जब ऑप्शन को देखेंगे तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा और आपको इसका उत्तर पता भी लग जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साहित्य एवं समाज और मेरे विचार। यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको यहाँ विचार से वो हजार विचार नहीं लाना है, वरना आप कन्फ्यूज यहाँ पर हो जाएं कि विचार हजारों विचार। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, विचार प्रवाह, आपके माइंड में हजारों विचार प्रवाह करते हैं, मतलब कि चलते रहते हैं। ठीक, तो प्रवाह यानी कि अगर विचार प्रवाह आएगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और मेरे विचार आएगा तो फिर सुंदर रेड्डी। अब दोस्तों मैं एक बार फिर से इसको आपको ट्रिक के माध्यम से भी समझा दूँ। साहित्य एवं समाज, तो हमारा जो साहित्य है और हमारा जो समाज है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा सुंदर होना चाहिए। ठीक है, साहित्य एवं समाज हमारा कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। तो मेरे साथी साहित्य एवं समाज के जो लेखक हो जाएंगे कौन है, सुंदर रेड्डी। ऑप्शन में आप तुरंत पकड़ लेंगे। और दोस्तों मेरे विचार किसकी रचना है, तो मेरे विचार भी क्या हैं, सुंदर हैं। मेरे विचार सुंदर हैं, साहित्य और समाज सुंदर होना चाहिए। तो ये है दोस्तों इसको याद करने का ट्रिक, यानी कि साहित्य एवं समाज और मेरे विचार, ये जो हैं सुंदर रेड्डी जी की रचनाएं हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र की प्रमुख रचना, ठीक है ना, प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो गोदान, गोदान हंस इनकी एक पत्रिका है। यहाँ पर दोस्तों हमारा फिर से लिख गया, तो गोदान क्या है, उपन्यास है। ठीक है, आप इसको काट दीजिए। रंगभूमि, यानी कि प्रेमचंद्र जी की रचना जो है गोदान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद्र जी की। रंगभूमि किसकी रचना है, प्रेमचंद्र जी की। इनकी एक पत्रिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हंस। ठीक, हंस पत्रिका जो है वो प्रेमचंद्र जी की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है। यहाँ पर मैं आपको आज्ञे जी की 3 रचनाओं को बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी, ठीक, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है साथियों, तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो आज्ञे जी की हैं। तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा कि कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर। यानी कि मेरे दोस्तों आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि हरी घास पर, जो हरा हरा घास है ना, उस पर एक पल यानी कि एक क्षण, और क्या है, अनेकों बार, यानी हरे घास पर एक क्षण अनेकों बार शेखर ने अपना जीवन बिताया। इस प्रकार से मेरे साथी आप किसी भी प्रकार से आपके माइंड में जो उठ रहा है ना, आप इसको किसी भी प्रकार से अगर रिलेट कर लेंगे तो एग्जाम में ऑप्शन देखते ही आप इसको समझ जाएंगे। ठीक, तो हरे घास पर क्षण भर, अनेकों बार, अनेकों नावों में शेखर अपने जीवन को बिता रहा था। इस प्रकार से भी आप कर लीजिएगा तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो मेरे साथी चलिए बढ़ते हैं हमारे जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि मेरे साथी जितने सभी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन क्या है कि नीड का निर्माण फिर, और क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है ना, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो नीड जो है, नीड का निर्माण फिर से, यानी नीड का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, चिड़िया का घोंसला। तो जो नीड है ना उसका निर्माण दोबारा हो रहा है। और क्या भूलूं क्या याद करूं। दोस्तों एक बार मैं इसको यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, आत्मकथा। क्या भूलूं
क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप इसको याद कैसे रखेंगे कि कौन सी विधा है। तो आपकी आत्मा से आवाज़ आती, आत्मा यानी कि आत्मकथा, आपकी आत्मा से आवाज़ आती है कि क्या क्या भूल जाऊं, किसको भूल जाऊंगा और क्या क्या याद रखूं। आपकी आत्मा से आवाज़ आती है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद रखूं या फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि क्या क्या भूल जाऊं क्या क्या याद करूं, ये अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो बच्चन से आपको याद आ जाएगा हरिवंश राय बच्चन। नीड का निर्माण फिर से क्या होगा, नीड का निर्माण होगा, कौन करेंगे, बच्चन साहब करेंगे। ठीक है ना, तो आप इसी प्रकार से इसको रिलेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पत्रिका का है ये क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे, तो ब्राह्मण जो नारायण भगवान थे ना, वो क्या एक ब्राह्मण थे। तो आप इसको ऐसे याद करिए, मिश्र का मतलब भी जो मिश्र होते हैं, मिश्रा जो लगाते हैं ना, वो ब्राह्मण होते हैं। ठीक, तो आप चाहे इस प्रकार से याद करिए कि ब्राह्मण नारायण भगवान थे, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए कि मिश्र यानी मिश्रा जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं। सभी को पता है मिश्रा सब लगाते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ कि आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन में होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन में होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि इसको कैसे याद करें। ऑप्शन में देखेंगे आप तुरंत टिक कर देंगे। तो ब्राह्मण पत्रिका किसकी है, तो किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र जी की है। और या फिर दोस्तों आप चाहे ये कर लीजिएगा कि एक बार इस वीडियो को बनाना है 1.5 की स्पीड में आप इसको देख लीजिएगा एक बार, और तो सब कुछ आपके जीवन में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथी, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे। एक पत्रिका थी जिसका नाम था हिंदी प्रदीप। ठीक है, तो इसके संपादक कौन थे यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो जो प्रदीप था, प्रदीप एक बॉय का नाम है, तो जो प्रदीप था ना उसका दोस्त कौन था, कृष्ण था। आप इस प्रकार से याद कर लीजिए कि प्रदीप का दोस्त कौन था, कृष्ण था। तो हिंदी प्रदीप और बाल कृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं आपको यहाँ पर बताना है। इनमें से कोई भी रचना आपसे पूछ सकता है, और ये सभी रचनाएं भी काफ़ी बार पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पर लिखा है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। दोस्तों जब आप इनको नाम को पढ़ेंगे ना, जैसे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, तो इनका जो नाम है ना वो आप इतिहास में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जिनके नाम इतिहास में हैं उनकी जो रचनाएं, उनके जो लेखक कौन हैं, तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है ना, आप इस प्रकार से रिलेट कर लीजिए। जैसे कि मान लिया जाए राजश्री, तो वो भी राजश्री इतिहास में है, तो वो भी जयशंकर प्रसाद है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको भी समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको याद करना है। चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त भी था, ध्रुव स्वामिनी भी इतिहास में आपने पढ़ा होगा, अजातशत्रु के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है साथियों, तो अब हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन है चिंतामणि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी, चिंतामणि और आलोचक की आस्था। ठीक है, आलोचक की आस्था, इसके लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो चिंता में रहता है और आलोचक की आस्था, आस्था का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका मन लगा हो। ठीक है ना, तो आस्था किसके प्रति होगा, रामचंद्र भगवान के प्रति होगा। तो आस्था से हो जाएगा, आस्था किसके प्रति हमारी आस्था है, रामचंद्र भगवान। चिंता में अगर आप रहोगे तो आपको मणि नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो अगर आपको चिंता में रहेंगे तो आपको मणि नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर रामचंद्र के पास अगर जाओगे, उनकी भक्ति करोगे, चिंता में मणि तभी मिलेगी जब आस्था हो, किसमें आस्था हो, रामचंद्र भगवान में। ठीक है साथियों, तो आप इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है, हरिशंकर परसोई की रचना है, यानी कौन सी रचना इनमें से हरिशंकर परसोई जी की है। तो पहला इनका रचना है कि तब की बात और थी, और वसुधा पत्रिका, एक पत्रिका है जिसका नाम है वसुधा। तो जो वसुधा पत्रिका है ना, इसके संपादक कौन थे, हरिशंकर परसोई, और तब की बात और थी। अब दोस्तों इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो तब की बात
और थी, यानी कब की बात, परसों की बात, ठीक है ना। तब की बात और थी, कब की बात और थी, परसों की बात और थी, तो परसों से हरिशंकर परसोई, और तब की बात और थी। कौन सी विधा है मेरे साथी, तो ये निबंध विधा की रचना है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि वसुधा पत्रिका भी इन्हीं की है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको जिस प्रकार से मैं रिलेट करके आपको बता रहा हूँ ना, आपके समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, अगर आपका मन हो तो आप इसको अपने दोस्तों में ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इतना लंबा जो वीडियो जाने वाला है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है, आप सभी को पता होगा एक वीडियो को बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो परशुराम की प्रतीक्षा, ठीक है ना, कर रहे थे, कौन कर रहे थे, रामधारी कर रहे थे, कब, दिन में कर रहे थे, ठीक है, दिन में, ठीक है दोस्तों। ये जो है ऑप्शन में दिनकर भी केवल लिखा आ सकता है। तो परशुराम की प्रतीक्षा कौन कर रहे थे, मान लो हम कर रहे थे, तो कब कब कर रहे थे, दिन में कर रहे थे, दिन में कर, दिन में कर, परशुराम की प्रतीक्षा दिन में कर, दिन में कर, दिन कर, दिन में कर, दिन कर, रामधारी सिंह दिनकर, इस प्रकार से ये बैठ रहा है, ठीक है साथियों। तो आपको याद करना है कि परशुराम की प्रतीक्षा दिन में कर, दिन में कर, दिन कर, इनकी रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिनकर जी को या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, लेकिन किस रचना पर मिला था, तो किस पर मिला था, उर्वशी पर। इनकी ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिसका नाम है उर्वशी। तो उर्वशी पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथ ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आज्ञे जी द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी थी, यानी कि सॉरी दोस्तों, यानी कि जो आज्ञे जी थे ना, उन्होंने जो सप्तक प्रकाशित किए थे, ठीक है ना, उनकी संख्या कितनी थी, 1 किए थे, 2 किए थे, 3 किए थे, 4 किए थे, तो इसका राइट आंसर कितना, उन्होंने 4 सप्तकों की संख्या को प्रकाशित या फिर संपादित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लहर किसकी रचना है, तो लहर किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है ना। शंकर जी की क्या हो रही है, जय हो रही है, और यही क्या है, लहर है। लहर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, बोलते हैं ना कि चुनाव में इनका लहर है, तो वही यहाँ पर याद रखना है कि शंकर जी की जय हो रही है और उन्हीं की क्या है, लहर चली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार मिला, ठीक है ना। अब इसी में से 1, 2, 3 3 लाइनों में दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो चितंबरा, कला और बूढ़ा चाँद उनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक है ना, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस पर मिला था, चितंबरा पर, ठीक। और पूछ लेगा कि किस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कला एवं बूढ़ा चाँद पर मिला था, ठीक है दोस्तों, कला एवं बूढ़ा चाँद, इनको इस प्रकार से यहाँ पर 2 रचनाएं, यहाँ पर 2 रचनाओं पर इनको पुरस्कार दिया गया था, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ और कला एवं बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। चलिए साथियों, अब हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पर हम बढ़ते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और 25वां नंबर क्वेश्चन है, कामायनी जो किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें कितने सर्ग हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना कामायनी है ना, इसमें कुल मिला के 15 सर्ग हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये 2500 क्वेश्चन, यानी कि अगर इसको हम जोड़ेंगे ना तो लगभग 40-50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चन को जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, और दोस्तों आपको बहुत कुछ अच्छे से भी याद भी हो गया होगा, ठीक है ना।